कभी ये ध्यान दिया है कि जब हम एक नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उसका जो भी आकार है, मतलब जो स्क्रीन का साइज है या उसकी जो बाहरी बनावट है, वो हमेशा वैसी ही रहती है? हाँ बिल्कुल, वो तो उसकी एक भौतिक सीमा है ना। मतलब हार्डवेयर फैक्ट्री से निकलने के बाद खुद ब खुद बड़ा तो नहीं हो सकता। राइट। जिस दिन वो डिवाइस बॉक्स से बाहर आता है उसका ढांचा हमेशा के लिए तय हो चुका होता है। एग्जैक्टली सही बात है, वो एक निश्चित सांचे में ढल चुका होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वही फोन बिना अपना आकार बदले हर कुछ महीनों में पूरी तरह से कह सकते हैं कि बदल जाता है। हाँ, वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स की वजह से। एग्जैक्टली। एक दिन अचानक एक नया अपडेट आता है और डिवाइस में ऐसे नए फीचर्स आ जाते हैं जो एक दिन पहले तक उसमें थी ही नहीं। उसकी स्पीड, उसकी क्षमता, सब अपग्रेड हो जाता है। और ये सब कुछ बैकग्राउंड में चलता रहता है। हम फोन के हार्डवेयर की सीमाओं को तो बहुत आसानी से मान लेते हैं, लेकिन उसके सॉफ्टवेयर की जो असीमित संभावनाएं हैं, हाँ, वो उसे हमेशा नया बनाए रखती हैं। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम असल में किसी मशीन की नहीं बल्कि इंसानी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करने वाले हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। नमस्कार। और सच कहूं तो मानव मस्तिष्क और मनोविज्ञान के इन सिद्धांतों पर चर्चा करना हमेशा ही बहुत रोमांचक होता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम रटना नहीं है। हमारे पास शिक्षा, मनोविज्ञान और मानव विकास के कुछ बहुत ही सटीक नोट्स हैं और हम ये डिकोड करने वाले हैं कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, वो कैसे सीखता है। हाँ, और उसकी बुद्धि असल में कैसे विकसित होती है। राइट। तो अगर हम उसी स्मार्टफोन वाले विचार से शुरू करें तो इंसान के बड़े होने की प्रोसेस में दो शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, वृद्धि और विकास। हाँ, ग्रोथ और डेवलपमेंट। मतलब आमतौर पर तो लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, जैसे बस आकार में बड़ा होना। देखो, ये मनोविज्ञान की सबसे आम भ्रांतियों में से एक है और यहीं से इंसान को समझने का पूरा नजरिया बदलता है। अगर हम वृद्धि यानी ग्रोथ को देखें तो वो पूरी तरह से क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक। हाँ, जैसे शरीर का वजन बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना, हड्डियों का लंबा होना। ये एक जैविक प्रक्रिया है जो प्रकृति ने तय की है और एक निश्चित उम्र के बाद, आमतौर पर टीनेज खत्म होने तक, ये रुक जाती है। बिल्कुल, ये रुक जाती है। अच्छा, तो अगर मैं इसे ठीक से समझ पा रही हूँ, क्या ये वही स्मार्टफोन का हार्डवेयर है? हाँ, एग्जैक्टली। मतलब जो फैक्ट्री से या कहीं प्रकृति से एक बार फिक्स होकर आ गया, वो एक लिमिट के बाद बढ़ना बंद कर देगा। यही इसका सबसे सटीक उदाहरण है। वृद्धि हमारा हार्डवेयर है। आप चाहे जो कर लें, आप जीवन भर अपनी लंबाई नहीं बढ़ा सकते। राइट। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है ना, विकास या डेवलपमेंट, वो क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक। इसमें क्या क्या आता है? भावनाएं और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारा तरीका शामिल है। विकास का सबसे अहम सिद्धांत यही है कि ये लाइफ लॉन्ग चलता है। मतलब ये कभी नहीं रुकता? कभी नहीं, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अरे वाह, तो ये जीवन भर चलने वाले उन सॉफ्टवेयर अपडेट्स की तरह है। बिल्कुल, जो इंसान को लगातार नई परिस्थितियों के हिसाब से अपग्रेड करता रहता है। ये विचार तो अपने आप में बहुत पावरफुल है। मतलब अगर विकास जीवन भर चलता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इंसान के पास बदलाव की असीमित क्षमता है। हाँ, है ना? हम ये नहीं कह सकते कि अब तो उम्र हो गई, मैं बदल नहीं सकता। सही बात है। हम इंसान को एक रुकी हुई मूर्ति की तरह नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं। मनोविज्ञान इसी बात पर जोर देता है। विकास का मतलब सिर्फ शारीरिक परिपक्वता नहीं है, ये अनुभव के साथ हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे नजरिए में आने वाला लगातार बदलाव है। अहमद, आज आप किसी मुश्किल का सामना जिस तरह कर रही हैं, 10 साल पहले उसी मुश्किल को अलग तरह से हैंडल करती। यही तो विकास है। राइट। लेकिन अब यहाँ एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल उठता है। मैं सोच रही थी कि अगर ये मानसिक और व्यवहारिक विकास जीवन भर चलता है तो ये बदलाव शून्य से तो नहीं आता होगा ना? जाहिर सी बात है। मतलब कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होगा ना जो इस विकास को चलाता है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट आखिर इंस्टॉल कैसे होता है? इस अपडेट के इंस्टॉल होने की प्रक्रिया को ही मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम या साधारण शब्दों में सीखना कहा जाता है। लर्निंग। हाँ, लर्निंग। और देखो, सीखने का मतलब केवल स्कूल में किताबें पढ़ना नहीं है। एक बहुत मशहूर मनोवैज्ञानिक हुए हैं, एडवर्ड थॉर्नडाइक। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। एक मिनट, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन? हाँ, परमानेंट चेंज। मतलब अगर कोई बदलाव सिर्फ कुछ समय के लिए है तो क्या वो सीखना नहीं कहलाएगा? इस स्थायी शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ है,
या बीमार है और उस वजह से उसके व्यवहार में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ गया है। हाँ, ऐसा तो होता है। तो वो सीखना नहीं है, क्योंकि जैसे ही थकान दूर होगी उसका व्यवहार वापस पहले जैसा हो जाएगा। अच्छा, राइट। थॉर्नडाइक कहते हैं कि जब कोई नया अनुभव आपके नर्वस सिस्टम में इस तरह छप जाए कि भविष्य में आपके काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए, तब आपने कुछ सीखा है। ये तो सीखने की बहुत अच्छी परिभाषा हो गई। लेकिन ये स्थायी परिवर्तन ये होता कैसे है? इसके लिए थॉर्नडाइक ने एक थ्योरी दी, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मतलब खुद से करके देखना। हाँ, उनका मानना था कि कोई भी जीव, चाहे इंसान हो या जानवर, जब किसी नई परिस्थिति में फंसता है तो वो बस बेतरतीब प्रतिक्रियाएं करता है, अलग अलग चीजें आजमाता है। इसे प्रयास कहते हैं। और जो प्रतिक्रियाएं काम नहीं करती, जिनसे कोई फायदा नहीं होता, उन्हें वो छोड़ देता है। बिल्कुल, वो त्रुटि यानी एरर है। और अंत में जो तरीका काम कर जाता है वो उसके व्यवहार का पक्का हिस्सा बन जाता है। मतलब ये तो एक तरह का एलिमिनेशन प्रोसेस हुआ। हम ये नहीं सीखते कि क्या करना है, बल्कि हम ये सीखते हैं कि क्या क्या नहीं करना है। बहुत सही पकड़ा आपने। और अंत में जो बच जाता है वही सही तरीका होता है। वाओ। और इसी के साथ एक और अहम थ्योरी जुड़ती है, बीएफ स्किनर का पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत, ये तो बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है ना। बहुत बार। स्किनर ने इस बात पर काम किया कि कोई भी व्यवहार स्थायी क्यों बनता है। उनका लॉजिक बहुत सीधा था। पर्यावरण किसी भी व्यवहार को या तो इनाम देता है यानी रिवॉर्ड, या फिर सजा देता है, पनिशमेंट। बिल्कुल, अगर आपके किसी काम के लिए आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स या इनाम मिलता है तो वो व्यवहार मजबूत हो जाता है, और अगर सजा मिलती है तो वो व्यवहार कमजोर हो जाता है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। अगर मैं स्किनर और थॉर्नडाइक के इन विचारों को देखूं तो क्या ये बहुत ही मैकेनिकल नहीं लगता? मैकेनिकल किस सेंस में? मतलब क्या इंसानों का सीखना सिर्फ उस वीडियो गेम के कैरेक्टर की तरह है जो केवल पॉइंट्स यानी रिवॉर्ड के लिए काम करता है और पेनल्टी से डरता है? एक दिलचस्प नजरिया है ये, है ना? क्या हमारे अंदर कोई चेतना, अपनी कोई समझ या आंतरिक प्रेरणा नहीं है? अगर हम सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर चल रहे हैं तो हम में और एक रोबोट में क्या फर्क रह गया? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है, और असल में व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म की इसी आधार पर सबसे ज्यादा आलोचना भी होती है कि वो इंसान को एक मशीन की तरह पेश करते हैं। हाँ, क्योंकि इंसान मशीन तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ हमें इसके पीछे का विकासवादी या एवोल्यूशनरी कारण समझना होगा। ये इंसान के सीखने की पूरी कहानी नहीं है। तो ये क्या है? ये वो बुनियादी कोड है जो हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे पहले लिखा गया था। बुनियादी कोड से आप क्या मतलब है? लॉजिकल थिंकिंग पूरी तरह से डेवलप नहीं होती, जैसे बचपन के शुरुआती सालों में, या जब हम किसी बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे होते हैं, तब हमारी चेतना या बहुत गहरी समझ काम नहीं आती। एक छोटे बच्चे को आप ये नहीं समझा सकती कि आग का तापमान कोशिकाओं को जला सकता है। हाँ, वो तो थर्मोडायनामिक्स नहीं समझेगा। बिल्कुल। लेकिन जब वो किसी गर्म चीज को छूता है और उसे दर्द होता है, तो वो दर्द पर्यावरण की तरफ से मिली एक नेचुरल सजा है। उस एक सजा ने पलक झपकते ही उसके व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन ला दिया। अब वो दोबारा उसे नहीं छुएगा। राइट। थॉर्नडाइक और स्किनर असल में ये बता रहे हैं कि हमारे जो सबसे गहरे अनकॉन्शियस व्यवहार हैं, वो पर्यावरण के दबावों से कैसे शेप लेते हैं, ताकि हम बस जीवित रह सकें। अच्छा, अब ये बहुत स्पष्ट हो गया। मतलब ये ट्रायल एंड एरर और इनाम सजा वो नींव है जिस पर हम बाद में अपनी समझदारी की इमारत खड़ी करते हैं। एग्जैक्टली। ये सर्वाइवल का टूल है। लेकिन जैसा कि आपने अभी कहा कि ये सीखने की पूरी कहानी नहीं है, तो फिर कहानी का अगला हिस्सा क्या है? अगला हिस्सा और भी दिलचस्प है, क्योंकि मैं सोच रही थी अगर मुझे किसी बच्चे को विज्ञान का कोई जटिल नियम सिखाना है तो मैं उसे सिर्फ चॉकलेट देकर या डराकर तो नहीं सिखा सकती। बिल्कुल नहीं। वहाँ इनाम काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो चीज तो उसके दिमाग की समझ से ही बाहर है। और यहीं से व्यवहारवाद की सीमाएं शुरू होती हैं और कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की एंट्री होती है। इंसान का व्यवहार सिर्फ बाहरी इनाम या सजा पर निर्भर नहीं है, इस बात पर भी टिका है कि उसका दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए कितना परिपक्व हो चुका है। मतलब ब्रेन का हार्डवेयर कितना तैयार है। हाँ, और इस क्षेत्र में जीन पियाजे का काम उसे सबसे क्रांतिकारी माना जाता है। जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पड़ाव। बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं कि एक बच्चा दुनिया को कैसे देखता है
तो हमें लगता है कि उसका दिमाग बस एक वयस्क के दिमाग का छोटा रूप है। हाँ, ये एक बहुत आम सोच है, लेकिन प्याजे ने कहा कि बच्चे केवल कम नहीं सोचते, वे वयस्कों से एकदम अलग तरीके से सोचते हैं। अच्छा। ये प्याजे की सबसे बड़ी खोज थी। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे सोचने का जो पूरा ढांचा है, जिसे उन्होंने स्कीमा कहा, स्कीमा, राइट, हाँ, वो स्कीमा पूरी तरह से बदल जाता है। प्याजे ने विकास को अलग अलग स्टेजेस में बांटा, जिनमें से एक बहुत ही अहम स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये शायद 7 से 11 साल की उम्र होती है ना? एकदम सही, 7 से 11 वर्ष के बीच। तो इस उम्र की सबसे बड़ी खासियत क्या है? क्योंकि यही वो उम्र है जब बच्चे स्कूल में ABCD से निकलकर थोड़े मुश्किल सब्जेक्ट्स की तरफ जा रहे होते हैं। इस स्टेज का सबसे मेन पॉइंट ये है कि इस उम्र में बच्चे का दिमाग लॉजिकल तरीके से सोचना शुरू कर देता है। कंक्रीट चीजों तक ही सीमित रहता है। कंक्रीट चीजें मतलब वे चीजें जो भौतिक रूप से उसके सामने मौजूद हैं, जिन्हें वो देख सकता है, छू सकता है, या जिनका उसने खुद अनुभव किया हो। अच्छा। वो उन चीजों के बारे में तो लॉजिकल निष्कर्ष निकाल सकता है, लेकिन वो अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में नहीं सोच सकता। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण आ रहा है। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि हम एक 8 साल के बच्चे से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे पास 2 सेब हैं और मैंने तुम्हें 2 सेब और दे दिए, तो कुल कितने हुए? वो तुरंत जवाब दे देगा, 4। हाँ, क्योंकि सेब एक कॉन्क्रीट चीज है, उसका दिमाग उन लाल सेबों की एक छवि बना सकता है। राइट। लेकिन अगर हम उसी बच्चे से अचानक अलजेब्रा का एक समीकरण हल करने को कहें, जैसे अगर x और y मिलकर z बनाते हैं, तो x का मान क्या होगा? तो वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि x और y कोई सेब या संतरे तो है नहीं। एग्जैक्टली। वे तो एब्स्ट्रैक्ट विचार हैं, उनका इस दुनिया में कोई भौतिक रूप है ही नहीं। आपने उस पूरी कॉग्निटिव प्रक्रिया को बहुत ही सरलता से समझा दिया। देखो, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा गणित में कमजोर है। समस्या ये है कि उसके मस्तिष्क के जो न्यूरल पाथवेज हैं, वो अभी उस स्तर तक मैच्योर नहीं हुए हैं कि बिना किसी भौतिक सहारे के केवल ख्यालों में मौजूद 2 विचारों यानी x और y के बीच कोई कनेक्शन बना सके। अरे वाह! अमूर्त सोच के लिए दिमाग में एक बहुत ही जटिल नेटवर्किंग चाहिए होती है, जो लगभग 11-12 साल की उम्र के बाद ही पूरी तरह से डेवलप होनी शुरू होती है। और इसे प्याजे ने शायद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा है। जी बिल्कुल। ये तो एजुकेशन के पूरे नजरिए को ही बदल देता है। मतलब आप एक बच्चे पर चाहे जितना चिल्ला लें या स्किनर के तरीके से उसे चाहे जितने इनाम दे दें, हाँ, वो काम नहीं करेगा। अगर उसके दिमाग का हार्डवेयर अभी उस अमूर्त सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए रेडी ही नहीं है, तो वो नहीं सीखेगा। यही कारण है कि ये थियरी एजुकेशन साइकोलॉजी में इतनी अहम है। ये टीचर्स और पेरेंट्स को बताती है कि बच्चे को सिखाना सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, राइट, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि बच्चे का दिमाग उस इंफॉर्मेशन को कैच करने के लिए किस स्टेज पर है। बिल्कुल। अगर हम बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर के खिलाफ जाकर उसे कुछ भी सिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो केवल उसे रटेगा, समझेगा नहीं। एकदम सही बात है। तो हमने इस पूरी चर्चा में कई कड़ियां जोड़ ली हैं। पहले हमने शरीर की फिजिकल ग्रोथ को देखा, जो एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है। राइट। फिर हमने ट्रायल और एरर और पर्यावरण के दबाव से बुनियादी व्यवहार का सीखना देखा। राइट। और फिर हमने पियाजे के जरिए ये भी समझा कि उम्र के साथ हमारी सोचने की क्षमता कैसे भौतिक दुनिया से अमूर्त दुनिया तक जाती है। बिल्कुल। अब मेरा सवाल ये है कि जब ये सारी चीजें, मतलब शारीरिक विकास, सीखना और तार्किक सोच, सब एक साथ मिल जाती हैं, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? प्रकृति ये सब आखिर किस लिए कर रही है? प्रकृति का ये सारा जटिल सिस्टम एक ही अंतिम लक्ष्य की ओर जाता है, और वो है बुद्धि का निर्माण, इंटेलिजेंस। ये सारी प्रक्रियाएं मिलकर इंसान को समाज और उसके पर्यावरण में सफलतापूर्वक स्थापित करने का काम करती हैं। और यहीं पर बुद्धि की वो परिभाषा सामने आती है जो शायद लोगों को सबसे ज्यादा चौंका सकती है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि जब हम आम बोलचाल में इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसे मोटी मोटी किताबें याद हो, या जो मैथ्स के बहुत मुश्किल फॉर्मूले सेकंडों में सॉल्व कर दे। लेकिन साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण एकदम अलग है। मनोविज्ञान में बुद्धि को किसी IQ स्कोर या रटने की क्षमता से नहीं मापा जाता। तो फिर इसे कैसे नापा जाता है? इसे सीखने और समस्या समाधान की क्षमता माना गया है, और इसका सबसे सटीक टेक्निकल शब्द है अनुकूलन क्षमता, अडैप्टेशन एबिलिटी। अडैप्टेशन। हाँ, डार्विन के विकासवाद से लेके आज के आधुनिक मनोविज्ञान तक बुद्धिमान उसी जीव को माना गया है जो अपनी बदलती परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढाल सके। अनुकूलन, ये शब्द अपने आप में बहुत वजनदार है।
लेकिन इससे जुड़ा एक और पहलू है जिस पर नोट्स में काफी जोर दिया गया है कौन सा? कि एक बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो उसके परिवार, विद्यालय और समाज से होता है। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में पर्यावरण या एनवायरनमेंट का रोल सबसे ज्यादा है। बिल्कुल है, क्योंकि पर्यावरण ही वो अखाड़ा है जहां इस बुद्धि का या इस अडेप्टेशन एबिलिटी का असली टेस्ट होता है। देखो, हम अकेले रहने वाले प्राणी तो हैं नहीं। हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां मौसम या जंगली जानवर नहीं आज के समय में। राइट, आज शेर से तो नहीं लड़ना हमें। हाँ, हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां दूसरे इंसान है। परिवार, स्कूल और समाज वो परिस्थितियां बनाते हैं जहां एक इंसान को अपने पुराने अनुभवों और अपनी नई लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। समझ गई। पर्यावरण लगातार बदलता है और बुद्धिमान वही है जो उस बदलाव के साथ अपना तालमेल बिठा ले। अब यहाँ पर मेरे मन में एक बहुत ही थोड़ा प्रोवोकेटिव सा सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर बुद्धि का फाइनल मतलब सिर्फ अनुकूलन है और पर्यावरण इतना ज्यादा मैटर करता है, तो जरा परिवार, स्कूल और समाज वो परिस्थितियां बनाते हैं जहां एक इंसान को अपने पुराने अनुभवों और अपनी नई लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। समझ गई। पर्यावरण लगातार बदलता है और बुद्धिमान वही है जो उस बदलाव के साथ अपना तालमेल बिठा ले। अब यहाँ पर मेरे मन में एक बहुत ही थोड़ा प्रोवोकेटिव सा सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर बुद्धि का फाइनल मतलब सिर्फ अनुकूलन है और पर्यावरण इतना ज्यादा मैटर करता है, तो जरा एक एक्सट्रीम सिचुएशन की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कोई बच्चा एक बहुत ही कठोर, हिंसक या नेगेटिव माहौल में पलता है। ओके। और वो उस माहौल में पूरी तरह से ढल जाता है, वहां के रूल सीख लेता है और वहां सफलतापूर्वक सरवाइव कर लेता है। तो तकनीकी रूप से तो उसने अपने पर्यावरण के हिसाब से एकदम सही अनुकूलन कर लिया ना? हाँ, बिल्कुल कर लिया। तो क्या मनोविज्ञान की नजर में हम उस व्यक्ति को भी उच्च बुद्धि वाला मानेंगे? अरे वाह, ये मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के चौराहे पे खड़ा एक बहुत ही शानदार और जटिल सवाल है ना? इसका जवाब हमें स्ट्रीट स्मार्टनेस और अकादमिक बुद्धि के अंतर की गहराई में ले जाता है। देखो, अगर हम मनोविज्ञान के शुद्ध अनुकूलन सिद्धांत के नजरिए से देखें तो हाँ, उस अत्यंत कठोर माहौल में जीवित रहना, वहां के खतरों को भांप लेना और उसके अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी बनाना, ये एक बहुत ही हाई लेवल की प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। मतलब बुद्धि हमेशा उस माहौल के रिलेटिव होती है जिसमें आप रह रहे हैं। एकदम 100%। बुद्धि कोई ऐसा निरपेक्ष एब्सोल्यूट पैमाना नहीं है जिसे हर जगह एक जैसा लागू किया जा सके। इसे ऐसे समझिए, एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट जो एक सुरक्षित और शांत स्कूल में टॉप करता है, वो उस पर्यावरण के बहुत अनुकूल है। राइट। लेकिन अगर आप उसी स्टूडेंट को अचानक किसी वॉर जोन में या उस हिंसक माहौल में छोड़ दें जहां किताबी ज्ञान काम ना आए, तो वो शायद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। और अगर वो वहां अनुकूलन ना कर पाए तो उस परिस्थिति में उसकी वो अकादमिक बुद्धि उसे बचा नहीं पाएगी। वहां उसे एक अलग तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। ये बात तो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। और इसीलिए परिवार, स्कूल और समाज का रोल सबसे बड़ा हो जाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा हेल्दी माहौल दें जहां व्यक्ति जो अनुकूलन सीखे वो केवल खुद के सर्वाइवल के लिए ना हो बल्कि पूरे समाज की भलाई में काम आए। सही बात है। अगर हम पर्यावरण ही टॉक्सिक बनाएंगे तो इंसान का अडेप्टेशन उसे उसी टॉक्सिक दिशा में ढाल देगा। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। तो अगर हम उस पूरी यात्रा को एक धागे में पिरोएं जो हमने आज तय की है, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हाँ, हमने काफी बड़ा सफर तय किया है आज। हमने शुरुआत उस स्मार्टफोन से की थी जिसका हार्डवेयर लिमिटेड है लेकिन सॉफ्टवेयर की संभावनाएं अनलिमिटेड है। और हमने देखा कि इंसान का शरीर उस हार्डवेयर की तरह एक उम्र के बाद बढ़ना बंद कर देता है, लेकिन उसका मानसिक विकास जीवन भर चलता है। बिल्कुल। फिर हमने ये भी देखा कि इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की जो बेसिक कोडिंग है वो ट्रायल और एरर और रिवॉर्ड पनिशमेंट से शुरू होती है। राइट, जो हमारे सर्वाइवल की नींव है। और फिर उम्र के साथ पियाजे के अनुसार हम कॉन्क्रीट चीजों से आगे बढ़कर एब्स्ट्रैक्ट विचारों की दुनिया में आते हैं। और इन सब का जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो है हमारी बुद्धि, जो असल में नई परिस्थितियों के साथ हमारा एडेप्टेशन है। आज की इस चर्चा ने सच में इंसानी दिमाग को देखने का मेरा नजरिया बदल दिया है। ये एक ऐसी मशीन है जो खुद अपने आप को रीप्रोग्राम कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आ रहा है जो शायद इस पूरी प्रोसेस को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने पर मजबूर कर देगा। अच्छा, वो क्या है?
देखिए, हमने आज पूरे टाइम इस बात पर चर्चा की कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आ रहा है जो शायद इस पूरी प्रोसेस को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने पर मजबूर कर देगा। अच्छा, वो क्या है? देखिए, हमने आज पूरे टाइम इस बात पर चर्चा की कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है और ये भी माना कि बुद्धि नई परिस्थितियों के अनुकूल होने का नाम है। लेकिन जरा आज के इस मॉडर्न दौर को देखिए, जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है। हाँ, जहां तकनीक, जानकारी और पर्यावरण हर दिन बल्कि हर पल बदल रहे हैं। जो नियम कल तक एकदम सही थे वे आज आउटडेटेड हो जाते हैं। ये तो आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। अगर इंसान का व्यवहार स्थायी हो जाना ही सीखना है, तो जब दुनिया रातों रात बदल जाए तब वो स्थायीपन ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा ना। ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। इसलिए क्या हम ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में सबसे बुद्धिमान इंसान वो नहीं होगा जो नई चीजें तेजी से सीखता है, बल्कि सबसे ज्यादा अडेप्टेशन एबिलिटी उस व्यक्ति में होगी जो अपने पुराने और स्थायी हो चुके व्यवहारों को, अपनी आदतों को सबसे तेजी से भुला सकता है। अनलर्न। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां लता मंगेशकर की काबिलियत को इस बात से नापा जाए कि वो अलजेब्रा की इक्वेशंस कितनी जल्दी सॉल्व करती हैं। सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है ना? या फिर सचिन तेंदुलकर का आकलन इस आधार पर हो कि उनकी इंग्लिश ग्रामर कितनी अच्छी है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा जो परंपरागत एजुकेशन सिस्टम है वो दशकों तक बेसिकली यही करता रहा है। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज की इस गहरी चर्चा में हम शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी और पेडागोजी के उन कोर कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस पुराने सिस्टम को पूरी तरह से बदल देते हैं। सही बात है। आज इस डीप डाइव के लिए हमारे पास कुछ बेहद सटीक, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं। इनमें वाइगोत्स्की, गार्डनर, मोटिवेशन और सीसी जैसे विषय शामिल हैं। और सुनने वालों के लिए बता दूं कि हमारा मकसद इन्हें किसी बोरिंग लिस्ट की तरह पढ़ना नहीं है। हाँ, बल्कि इनके पीछे के मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी को डीपली समझना है। एग्जैक्टली। हम इनके बीच के लॉजिकल कनेक्शन को जोड़कर एक ऐसा विजुअल कॉन्सेप्ट मैप तैयार करेंगे जो एग्जाम हॉल में तुरंत याद आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कहूंगी कि ये विजुअल मैप वाली अप्रोच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब थ्योरीज को अलग अलग फैक्ट्स की तरह देखा जाता है तो वो दिमाग में आपस में टकराती हैं। राइट, कंफ्यूजन पैदा करती हैं। वही तो। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि एक थ्योरी का अंत ही दूसरी थ्योरी की शुरुआत है, तो पूरा फ्रेमवर्क एक कहानी की तरह समझ आने लगता है। इन नोट्स को डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि बिना फिलर जानकारी के सीधे उन मैकेनिज्म्स पर बात की जाए जो बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को चलाते हैं। तो फिर एकदम फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं। बच्चा आखिर सीखता कैसे है? यहाँ हमारे नोट्स में लेव वाइगोत्स्की की एक बेहद महत्वपूर्ण थ्योरी का जिक्र है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में ZPD कहा जाता है। और परीक्षा के नजरिए से ये बहुत जरूरी टॉपिक है। हाँ, 2015 और 17 में इस पर सीधे सवाल बन चुके हैं। बेसिकली इसका अर्थ ये है कि एक वो दायरा है जहां बच्चा खुद काम कर सकता है, एक वो दायरा है जहां वो बिल्कुल नहीं कर सकता, और इन दोनों के बीच का जो जोन है वहां वो सीखता है। सही कहा। इन दोनों के बीच एक जोन है जहां वो किसी टीचर या एक्सपर्ट की थोड़ी सी मदद से, जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, उसके जरिए नया ज्ञान बना लेता है। लेकिन हम यहाँ वो साइकिल चलाने वाला पुराना उदाहरण छोड़ देते हैं। हाँ, वो थोड़ा पुराना हो गया। अगर इस मैकेनिज्म को और डीपली समझना हो तो क्या हम इसे वीडियो गेम के किसी मुश्किल लेवल की तरह देख सकते हैं? वीडियो गेम मतलब कैसे? जैसे एक प्लेयर अकेले बार बार हार रहा है, लेकिन उसके बगल में बैठा एक एक्सपीरियंस दोस्त सिर्फ एक छोटा सा हिंट देता है कि देखो उस दीवार के पीछे छुपो, और प्लेयर तुरंत वो लेवल क्रॉस कर लेता है। अरे वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है। उस वीडियो गेम वाले एग्जाम्पल में एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म छिपा है जिसे कॉग्निटिव लोड थ्योरी कहते हैं। कॉग्निटिव लोड थ्योरी ये कैसे काम करती है? देखिए, जब बच्चा अकेले किसी नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है ना, तो उसके दिमाग की वर्किंग मेमोरी पूरी तरह से ओवरलोड हो जाती है। अच्छा, मतलब दिमाग पर बोझ पड़ जाता है। बिल्कुल। उस एंजाइटी और ओवरलोड की वजह से नए न्यूरल पाथवेज नहीं बन पाते। ZPD में जब एक टीचर वो छोटा सा हिंट देता है, यानी स्कैफोल्डिंग देता है, तो वो उस कॉग्निटिव लोड को कम कर देता है। तो दिमाग शांत हो जाता है।
सही पकड़ा आपने। दिमाग शांत होता है और फिर बच्चा उस प्रॉब्लम के लॉजिक को खुद प्रोसेस कर पाता है। वाइगोत्स्की का कहना यही था कि ज्ञान का निर्माण सिर्फ तब होता है जब दिमाग इस स्पेसिफिक स्वीट स्पॉट में होता है। ये सुनने में तो बहुत आदर्श और परफेक्ट लगता है, लेकिन यहाँ मेरा एक छोटा सा पुशबैक है। बोलिए, क्या डाउट है? ये एक परफेक्ट दुनिया की बात लगती है जहां एक बच्चा और एक टीचर हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड क्लासरूम में जहां 40 बच्चे बैठे हैं, हर बच्चे का अपना एक अलग ZPD होगा, है ना? हाँ, डेफिनेटली हर किसी का लेवल अलग होगा। तो किसी को मैथ्स के बेसिक एडिशन में मदद चाहिए, तो किसी को कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में। एक अकेला टीचर उन 40 अलग अलग स्वीट स्पॉट्स को एक ही 40 मिनट की क्लास में कैसे मैनेज कर सकता है? क्या ये थियरी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आके फेल नहीं हो जाती? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, पर इसका जवाब खुद वाइगोत्स्की के मॉडल के अगले हिस्से में ही मिलता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब सिर्फ टीचर की मदद नहीं होता। तो और कौन मदद कर सकता है क्लासरूम में? इसमें पीयर लर्निंग यानी बच्चों का आपस में एक दूसरे को सिखाना सबसे बड़ा टूल है। एक 40 बच्चों की क्लास में टीचर हर किसी के पास नहीं जा सकती। हाँ, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए टीचर का असली काम एक ऐसी एक्टिविटी डिजाइन करना होता है जहां जिन बच्चों ने उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है वो दूसरे बच्चों के लिए स्कैफोल्डिंग का काम करें। ओहो, अच्छा, मतलब बच्चे ही बच्चों की मदद कर रहे हैं। एग्जैक्टली। टीचर वहां नॉलेज की इकलौती सोर्स नहीं होती, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करने वाली गाइड होती है। समझ गया। और इसी इकोसिस्टम वाले कॉन्सेप्ट से एक बिल्कुल डायरेक्ट लॉजिकल ब्रिज बनता है हमारे नोट्स के अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि सीखने के तरीकों के बारे में है। सही कहा। अगर स्कैफोल्डिंग या मदद का मकसद बच्चे के दिमाग से कॉग्निटिव लोड हटाना है ताकि वो खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, तो उसका सीधा अर्थ ये है कि आखिर में काम तो बच्चा ही कर रहा है। बिल्कुल, प्रोसेस तो बच्चा ही पूरा कर रहा है। यहां से हम उस आकलन पर पहुंचते हैं कि सीखने का सबसे प्रभावी तरीका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग है, जिसे हिंदी में करके सीखना कहते हैं। और इसी आधार पर चाइल्ड सेंटर लर्निंग यानी बाल केंद्रित शिक्षा का पूरा मॉडल खड़ा होता है। परीक्षा में जब ये टर्म्स आते हैं तो उन्हें सिर्फ एक शब्द की तरह नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक बदलाव की तरह देखना चाहिए। मनोवैज्ञानिक बदलाव से आपका क्या मतलब है? देखिए, जब बच्चा सिर्फ बैठकर टीचर को सुन रहा होता है तो उसके दिमाग का सिर्फ एक हिस्सा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, एक्टिव होता है। सिर्फ सुनने वाला हिस्सा काम कर रहा है। सही। लेकिन जब वो लर्निंग बाय डूइंग के तहत किसी फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होता है तो उसके हाथ काम कर रहे होते हैं, जिससे मोटर कॉर्टेक्स एक्टिव होता है। वो चीजों को देख रहा होता है तो विजुअल कॉर्टेक्स काम करता है। और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फायर होता है। दिमाग के इतने सारे हिस्से एक साथ एक्टिव होते हैं, जिससे जो मेमोरी बनती है वो बहुत डीप और परमानेंट होती है। इसीलिए चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग सबसे इफेक्टिव मानी जाती है। ये न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन बहुत दिलचस्प है। पर इस चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को लेकर मैंने अक्सर एक आलोचना या क्रिटिसिज्म भी सुनी है। कैसी आलोचना? बहुत से लोगों को लगता है कि पुराने से बहुत मेहनत करता था, बोर्ड पर लगातार लिखना, 50 मिनट तक बोलना, और अब इस नए एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम में बच्चे सब कुछ कर रहे हैं और टीचर बस पीछे खड़ा आराम से देख रहा है। अच्छा, ये वाली आलोचना। हाँ, तो क्या गाइड बनने का मतलब टीचर की जिम्मेदारी और मेहनत कम होना नहीं है? उस आलोचना में सच्चाई बहुत कम और पुरानी आदत ज्यादा नजर आती है। असल में बताऊं, एक इफेक्टिव चाइल्ड सेंटर क्लास को डिजाइन करना एक ट्रेडिशनल लेक्चर देने से दुगना मुश्किल है। दुगना मुश्किल? वो कैसे? लेक्चर में तो टीचर को सिर्फ अपना कंटेंट बोलना होता है, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड क्लास में टीचर को पहले से वो रिसोर्सेज तैयार करने पड़ते हैं जिससे सभी 40 बच्चे एंगेज हो सकें। राइट, प्रिपरेशन ज्यादा चाहिए। और क्लास के दौरान उसे लगातार ऑब्जर्व करना होता है। ये फैसला करना होता है कि किस बच्चे को कब और कितनी मदद या ZPD देनी है और कब पीछे हटना है, ताकि बच्चा खुद सोचे। ये आराम का काम नहीं है, ये बहुत ही हाईली स्किल्ड माइक्रो मैनेजमेंट है। सही बात है। यहाँ पर ये मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर टीचर इतनी मेहनत करके एक एक्टिविटी डिजाइन करता है जहाँ हर बच्चा सेंटर में है, तो बहुत जल्द एक सच्चाई सामने आ जाती है। और वो सच्चाई ये है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं सीखता। एकदम सही। हर बच्चा एक जैसी एक्टिविटी से एक जैसा रिजल्ट नहीं देगा। और यही हमारे कॉन्सेप्ट मैप में एंट्री होती है हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यानी बहुबुद्धि सिद्धांत की, जो कि एजुकेशन साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, हमारे नोट्स क्लियरली बताते हैं कि गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया है,
लिंग्विस्टिक यानी भाषाई, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, म्यूजिकल और इसी तरह बाकी और भी। गार्डनर की थ्योरी ने मनोविज्ञान की दुनिया में उस पुराने आईक्यू टेस्ट के घमंड को पूरी तरह तोड़ दिया था। उनका तर्क बहुत ही बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल था। कैसे? उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? उन्होंने कहा कि दिमाग कोई एक सिंगल कंप्यूटर नहीं है जिसे आप एक सिंपल पैरामीटर पर नाप लें। दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग तरह के डेटा को प्रोसेस करते हैं। जैसे अगर किसी इंसान के दिमाग के एक हिस्से में चोट लग जाए तो उसकी भाषा बोलने की क्षमता जा सकती है। ओह, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस खत्म हो सकती है। लेकिन उसकी म्यूजिक समझने की क्षमता बिल्कुल ठीक रह सकती है। इसका मतलब साफ है कि ये दोनों इंटेलिजेंसेस एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट है। इसे अगर हम एक आम उदाहरण से समझें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बच्चों का दिमाग एक ऐसी टेक कंपनी की तरह है जहां 8 अलग अलग हाईली स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं? हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। जैसे किसी बच्चे का लॉजिकल डिपार्टमेंट दिन रात बहुत अच्छा काम करता है तो वो मैथ में टॉप कर लेता है। किसी का स्पेशल डिपार्टमेंट बहुत एडवांस्ड है तो वो कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर्स को अपने दिमाग में ही सोच लेता है और आगे चलकर एक बेहतरीन आर्किटेक्ट बनता है। ये एकदम सटीक कंपैरिजन है। पर देखिए, एग्जाम के नजरिए से जो ट्रैप अक्सर सवालों में दिया जाता है वो ये है कि गार्डनर ने बच्चों को इन 8 कैटेगरीज में बांट दिया था। अच्छा, क्या उन्होंने ऐसा नहीं किया था? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। गार्डनर ने ये कभी नहीं कहा कि एक बच्चा सिर्फ म्यूजिकल है और दूसरा सिर्फ लॉजिकल है। उनका मानना था कि हर इंसान के पास ये 8 बुद्धि होती है, बस उनका लेवल या मिक्सचर हर किसी में अलग अलग होता है। समझ गया। लेकिन इस पर भी एक डीप पुशबैक बनता है मेरे हिसाब से। बोलिए। अगर हम क्लास में ये मान लें कि चलो इस बच्चे का लॉजिकल डिपार्टमेंट थोड़ा कमजोर है और म्यूजिकल डिपार्टमेंट स्ट्रांग है, तो क्या हम अनजाने में उस पर एक लेबल नहीं लगा रहे? लेबलिंग वाली प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। वही तो। क्या इससे टीचर ये एक्सक्यूज नहीं निकाल लेगा कि ओ, ये बच्चा तो मैथ सीख ही नहीं सकता क्योंकि इसकी लॉजिकल इंटेलिजेंस कमजोर है? अगर कोई टीचर ऐसा सोचता है तो वो गार्डनर को बिल्कुल गलत समझ रहा है। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मकसद किसी को वीक साबित करना नहीं है, बल्कि पढ़ाने का एक नया रास्ता निकालना है। वो नया रास्ता कैसा होगा? अगर वो बच्चा मैथ में वीक है लेकिन म्यूजिक में स्ट्रांग है तो एक स्किल्ड टीचर फ्रैक्शंस और टेबल्स को रिदम और बीट्स यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस के जरिए पढ़ाएगा। अरे वाह! यानी बच्चे के सबसे स्ट्रांग डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करके उसके वीक डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट करना, यही इस थ्योरी का सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी एप्लीकेशन है। एकदम क्लियर हो गया। यानी आप उसकी ताकत को इस्तेमाल करके उसकी कमजोरी को ZPD के माध्यम से ठीक कर देते हैं। बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा आपने। लेकिन इन सभी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस के बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक्टिविटी करना, अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल करना, इस सब में बहुत मेंटल और फिजिकल एनर्जी लगती है। हाँ, एफर्ट तो लगता है। एक बच्चा आखिर ये सब करना क्यों चाहेगा? उसे कौन फोर्स कर रहा है? और इसी सवाल के साथ हमारा कॉन्सेप्ट मैप अब शिफ्ट होता है मोटिवेशन यानी प्रेरणा पर, जो इन सभी पुर्जों को चलाने वाला एक मेन इंजन है। ये इंजन वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। हमारे सोर्स नोट्स में मोटिवेशन को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य और इंट्रिंसिक यानी आंतरिक, और क्लियरली हाईलाइट किया गया है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। इसके पीछे भी सीधा सीधा डोपामीन का ही खेल है। जब हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करते हैं, जैसे कि अच्छे मार्क्स लाने पर माँ बाप से साइकिल मिलना या फिर होमवर्क ना करने पर टीचर से डांट पड़ना, हाँ, ये तो सबके साथ हुआ है। तो इस केस में बच्चे के दिमाग में डोपामीन सिर्फ उस रिवॉर्ड से जुड़ा होता है, एक्टिविटी से नहीं। उसे पढ़ाई में कोई मजा नहीं आ रहा, वो सिर्फ उस रिवॉर्ड तक पहुंचने के लिए एक रास्ता पार कर रहा है। और जैसे ही वो साइकिल वाला रिवॉर्ड हटा लिया जाए या टीचर की डांट का डर खत्म हो जाए तो पढ़ाई का इंजन तुरंत बंद हो जाएगा। एकदम। इस पर मनोविज्ञान में एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट कहते हैं। ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट, ये क्या होता है? इसमें कुछ बच्चों को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। उनमें एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन थी। रिसर्चर्स ने उन्हें पेंटिंग करने के लिए पैसे यानी रिवॉर्ड्स देना शुरू कर दिया। तो उन्हें तो और मजा आने लगा होगा। शुरू में हाँ, लेकिन थोड़े दिन बाद जब रिसर्चर्स ने वो पैसे देना बंद कर दिया तो उन बच्चों ने पेंटिंग करना ही छोड़ दिया। वेट, उन्होंने पेंटिंग करना पूरी तरह छोड़ दिया? हाँ, यानी बाहर से दिए गए रिवॉर्ड ने उनकी खुद की आंतरिक उत्सुकता को मार दिया। इसीलिए एग्जाम्स और पेडागोजी में हमेशा इंट्रिंसिक मोटिवेशन को सुपीरियर माना जाता है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया खुद अपने आप में एक रिवॉर्ड होती है। ये एक्सपेरिमेंट सच में आंखें खोलने वाला है।
लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, ये पूरी दुनिया एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पर ही तो चलती है। हम सब एक सैलरी यानी एक एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड के लिए अपना काम करते हैं। ये सच है। तो फिर बच्चों को एक बबल में क्यों रखना? क्यों उन्हें मार्क्स, ग्रेड्स या रिवॉर्ड्स की आदत ना डाली जाए, जबकि आगे जाकर उन्हें ऐसी ही कॉम्पिटिटिव दुनिया का सामना करना है? आपके तर्क में दम है, लेकिन उसको थोड़ा इस तरह देखिए। अडल्ट्स एक स्पेसिफिक काम सैलरी के लिए करते हैं, लेकिन बचपन एक लर्निंग फेज है जिसका मकसद दिमाग की न्यूरल आर्किटेक्चर को बिल्ड करना है। ओके, तो बचपन का गोल अलग है। बिल्कुल। अगर एक बच्चा सिर्फ मार्क्स के डर से पढ़ता है तो जिस दिन उसकी फॉर्मल एजुकेशन खत्म होती है वो नई चीजें सीखना बंद कर देता है। लेकिन आज की इस बदलती हुई दुनिया में जहां हर 5 साल में नई टेक आ रही है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। और वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहाँ से आएगी? वो सिर्फ तभी आती है जब किसी इंसान के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिंदा हो। एजुकेशन का अल्टीमेट गोल बच्चे को सिर्फ एक डिग्री देना नहीं है, बल्कि उसके अंदर नया सीखने की भूख पैदा करना है। समझ गया। और यहां से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट मैप के आखिरी और सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचते हैं, जो कि आकलन यानी असेसमेंट से जुड़ा है। सही बात है। अगर शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जहां वाइगोत्स्की के ZPD के तहत मदद दी जाती है, रिटन एग्जाम किसी की म्यूजिकल इंटेलिजेंस या उसकी आंतरिक उत्सुकता को कैसे नाप सकता है? यहां आकर हमारा पुराना एग्जाम सिस्टम पूरी तरह टूट जाता है। और इसीलिए पेडागोजी में एक नया सिस्टम लाया गया। हाँ, और हमारे नोट्स इसका जो सोल्यूशन देते हैं वो है CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हिंदी में सतत और समग्र मूल्यांकन कहते हैं। इस पूरे सिस्टम का लॉजिक यही आके मुकम्मल होता है। आप पुराने तरीके से नए बदलाव को जज नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल एग्जाम सिस्टम बस एक समेटिव असेसमेंट है। समेटिव मतलब सब कुछ खत्म होने के बाद वाला आकलन। हाँ, मतलब सारा प्रोसेस होने के बाद एक फाइनल रिजल्ट देना। अगर मैं इसे एक मेडिकल एनालॉजी से समझूं तो पुराना एग्जाम सिस्टम एक पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी की तरह है। ऑटोप्सी, ये थोड़ा डार्क हो गया, पर सुनते हैं। देखिए, साल खत्म हो गया, परीक्षा हुई और रिजल्ट ने बताया कि भाई साहब, पेशेंट तो इस सब्जेक्ट में फेल हो गया। लेकिन अब साल तो बीत चुका है ना, आप उस बच्चे के लिए कुछ ठीक थोड़ी कर सकते हैं, सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। सही बात है, टाइम तो निकल चुका है। लेकिन ये जो CCE है, ये एक हॉस्पिटल के उस ICU मॉनिटर की तरह है जो पेशेंट की हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को लगातार यानी कंटिन्यूअस मेजर कर रहा है। अगर कोई पैरामीटर नीचे जाता है तो अलार्म बजता है और डॉक्टर तुरंत ट्रीटमेंट एडजस्ट कर देता है। ये ICU मॉनिटर वाला उदाहरण सच में बहुत असरदार है। CCE का जो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, उसका मकसद बच्चे को बस फेल या पास करना नहीं है। तो उसका असली मकसद क्या है? उसका मकसद है तुरंत फीडबैक देना, ताकि टीचिंग के तरीके में या ZPD में सुधार किया जा सके। और जो कॉम्प्रिहेंसिव यानी समग्र शब्द है, वो सीधा गार्डनर की थ्योरी से जुड़ता है, यानी 8 अलग अलग इंटेलिजेंसेस का असेसमेंट। बिल्कुल। ये सिर्फ भाषा या मैथ का आकलन नहीं है, बल्कि बच्चे के सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक हर तरह के विकास को नापता है। एक एक्टिविटी क्लास में बच्चा दूसरों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे कर रहा है, इन सभी चीजों का इवैल्यूएशन CCE के अंदर आता है। तो आज के इस डीप डिस्कशन से एक बिल्कुल शीशे की तरह साफ विजुअल मैप बन गया है हमारे नोट्स का। एक बार जल्दी से इस पूरे लॉजिकल फ्लो को ट्रेस करते हैं सुनने वालों के लिए। हाँ, एक क्विक रिकैप जरूरी है। बात शुरू होती है वाइगोत्स्की के ZPD से, यानी दिमाग का वो स्वीट स्पॉट जहां बच्चा सिर्फ थोड़ी सी स्कैफोल्डिंग या मदद से सीखता है, जिससे उसका कॉग्निटिव लोड कम होता है। फिर जब वो खुद प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो लर्निंग बाय डूइंग से परमानेंट न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, जिसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं। एकदम सही। और जब बच्चे ऐसी एक्टिविटीज में एक्टिव होते हैं तो हमें साफ दिखता है कि हर दिमाग का स्ट्रक्चर अलग है, जो हमें गार्डनर के 8 प्रकार की बुद्धि तक ले जाता है। और इन अलग अलग प्रोसेसिंग सेंटर्स को चलाने के लिए जिस क्लीन फ्यूल की जरूरत होती है वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स उस इंजन को खराब कर देते हैं। और आखिर में इस इतनी मल्टी डायमेंशनल, एक्टिव और कस्टमाइज लर्निंग को इफेक्टिवली नापने के लिए एक ICU मॉनिटर जैसे लगातार आकलन की जरूरत होती है, जिसे हम CCE कहते हैं। तो देखा जाए तो ये कोई आइसोलेटेड फैक्ट्स नहीं है, बस एक के बाद एक खुलने वाले लॉजिकल स्टेप्स हैं। और यही वजह है कि परीक्षा में जब भी इन विषयों पर सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं
तो जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये मैप क्लियर होता है वो कभी ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि उन्हें उनका कनेक्शन पता होता है। बिल्कुल, उन्हें पता होता है कि एक्टिविटी, मल्टीपल इंटेलिजेंस और इंट्रिंसिक मोटिवेशन सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, और वो है बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये फ्रेमवर्क सच में परीक्षा के नजरिए से बेहद मजबूत है, लेकिन इस पूरे लॉजिकल आधार पर एक बहुत ही गहरा और थोड़ा चिड़चिड़ाहट पैदा करने वाला या एक प्रोवोकेटिव सवाल उठता है, जिसे हम आज छोड़कर जा रहे हैं। वो आखिरी सवाल क्या है? अगर मनोविज्ञान और पेडागोजी ये साबित कर चुकी हैं कि शिक्षा का आखिरी लक्ष्य बच्चे के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन को जगाना और उसका समग्र विकास करना है, और हम अब ये भी जानते हैं कि बाहरी रिवॉर्ड्स जैसे कि मार्क्स या ग्रेड्स उस आंतरिक उत्सुकता को मार देते हैं। हाँ, ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट। तो फिर क्या अगला लॉजिकल कदम ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने इस एजुकेशन सिस्टम से इन मार्क्स, ग्रेड्स और रैंक्स की पूरी प्रथा को ही जड़ से उखाड़ फेंके? बिना इन नंबर्स के डर और लालच के हम एक बच्चे के असली विकास को नापने का नया सिस्टम आखिर कैसे बनाएंगे? ये वाकई एक ऐसी चुनौती है जिस पर हर उस इंसान को सोचना चाहिए जो शिक्षा के भविष्य की परवाह करता है। बिल्कुल। आज के इस इन डेप्थ एनालिसिस में बस इतना ही, जिसे बच्चे चुपचाप कॉपी कर रहे हैं। हाँ, सदियों से लगभग यही पैटर्न चला रहा है। बिल्कुल, लेकिन क्या ये अजीब नहीं है कि मनोविज्ञान और पेडागोजी के इतने सालों के रिसर्च के बाद भी हम अक्सर उस तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिसे असल में सीखने का सबसे कमजोर तरीका माना जाता है। ये एक बहुत ही जायज पॉइंट है, क्योंकि देखिए जब हम इंसानी दिमाग की बात करते हैं, खास तौर पर एक बच्चे के दिमाग की, तो वो कोई खाली हार्ड ड्राइव नहीं है। सही कहा। ऐसा नहीं है कि आपने बस डेटा केबल लगाई और जानकारी ट्रांसफर कर दी। हमारे पास जो आज के नोट्स और रिसर्च हैं, वो इसी पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट देते हैं। एग्जैक्टली। और आज की इस गहरी चर्चा का उद्देश्य यही है। हम पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट के 6 सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स का एक बहुत ही शार्प, लॉजिकल और एग्जाम ओरिएंटेड विजन करने वाले हैं। बिल्कुल। एक तरह से मान लीजिए ये चर्चा एक टॉपर के कॉन्सेप्ट मैप की तरह होगी, जहां हर पॉइंट सीधा और तथ्यात्मक है। बिना किसी फालतू बात के हम ये समझेंगे कि एक बच्चा असल में सीखता कैसे है, क्लासरूम का माहौल कैसा होना चाहिए, मूल्यांकन के सही तरीके क्या हैं, और एक बच्चा नैतिकता कैसे सीखता है। और ये चर्चा सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं रहेगी। हम इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ज्ञान दिमाग में प्रोसेस कैसे होता है, तब तक शिक्षा का असली अर्थ समझ नहीं आएगा। एकदम सही। तो चलिए सीधे पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसने इस खाली दिमाग वाली थ्योरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमारे सोर्सेज में इसे रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया है। कंस्ट्रक्टिविज्म। इसका मुख्य सिद्धांत ये लिखा है कि बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। अगर बच्चा खुद ज्ञान बना रहा है तो टीचर क्या कर रहा है? नोट्स कहते हैं कि टीचर सिर्फ एक गाइड है। सही बात है। इसे समझने के लिए अगर मैं एक एनालॉजी दूं, मान लीजिए ज्ञान कोई एक बड़ी सी इमारत है। पुरानी सोच के हिसाब से टीचर वो मजदूर था जो बच्चे के दिमाग में ईंट के ऊपर ईंट रख रहा था। हाँ, रटाने वाली प्रोसेस। बिल्कुल। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि मजदूर असल में बच्चा खुद है, वो खुद ईंटें जोड़ रहा है। तो क्या टीचर यहाँ सिर्फ एक आर्किटेक्ट है जो बस दूर खड़ा होकर नक्शा दिखा रहा है? यह एनालॉजी काफी हद तक सटीक है, लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। टीचर सिर्फ दूर खड़ा हुआ आर्किटेक्ट नहीं है, वो एक फैसिलिटेटर है। अगर हम इसे बड़े संदर्भ में देखें तो कंस्ट्रक्टिविज्म इस बात पर जोर देता है कि सीखना एक एक्टिव प्रोसेस है। सक्रिय प्रक्रिया। हाँ, जब बच्चा खुद ईंटें जोड़ रहा होता है तो हो सकता है कोई दीवार टेढ़ी हो जाए। अब टीचर का काम उस दीवार को खुद सीधा करना नहीं है, अच्छा, बल्कि बच्चे को वो टूल या सपोर्ट देना है जिससे बच्चा खुद समझ सके कि दीवार टेढ़ी क्यों है। मनोविज्ञान में इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अरे वाह, स्कैफोल्डिंग। हाँ, जैसे इमारत बनते समय जो लकड़ी या लोहे का ढांचा सपोर्ट के लिए लगाया जाता है ना, बस वही। ये कॉन्सेप्ट रटने की पुरानी प्रथा को पूरी तरह खारिज करता है। मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनूंगी। सुनने में ये बहुत ही क्रांतिकारी लगता है, लेकिन अगर बच्चा खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है तो क्या हमें स्कूलों और टीचर्स की, जिससे बच्चा खुद समझ सके कि दीवार टेढ़ी क्यों है। मनोविज्ञान में इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अरे वाह, स्कैफोल्डिंग। हाँ, जैसे इमारत बनते समय जो लकड़ी या लोहे का ढांचा सपोर्ट के लिए लगाया जाता है ना, बस वही। ये कॉन्सेप्ट रटने की पुरानी प्रथा को पूरी तरह खारिज करता है। मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनूंगी। सुनने में ये बहुत ही क्रांतिकारी लगता है, लेकिन अगर बच्चा खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है
तो क्या हमें स्कूलों और टीचर्स की इतनी जरूरत है? ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब क्या हम बच्चों को बस एक कमरे में किताबों और इंटरनेट के साथ छोड़कर नहीं कह सकते कि जाओ खुद अपना ज्ञान बना लो? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को पूरी तरह से अकेले छोड़ दिया जाए। तो फिर इसका मतलब ये है कि टीचर जानकारी परोसने के बजाय ऐसे अनुभव और माहौल डिजाइन करता है जहां बच्चा सोचने पर मजबूर हो। अगर आप सीधे जवाब दे देंगे तो बच्चा सिर्फ रटेगा। हाँ, लेकिन अगर आप उससे सही सवाल पूछेंगे तो वो खुद जवाब तक पहुंचेगा, और खुद खोजा हुआ ज्ञान बच्चा कभी नहीं भूलता। ये बात हमारे अगले सिद्धांत से बहुत गहराई से जुड़ती है। अगर ज्ञान का निर्माण अनुभव और खुद खोजने से होता है तो जाहिर है कि ये काम सिर्फ सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल की 4 दीवारों के अंदर तो नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। हमारे सोर्सेज का दूसरा बड़ा पॉइंट यही है, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, और इसका सबसे बड़ा साधन है अनुभव या एक्सपीरियंस। एकदम सही कहा। अगर बच्चा खुद एक ज्ञान बनाने वाला मजदूर है तो वो अपना काम कभी बंद नहीं करता। जब एक बच्चा मान लीजिए पार्क में खेल रहा है और अचानक झूले से गिर जाता है तो वो गुरुत्वाकर्षण और संतुलन के बारे में सीख रहा है, प्रैक्टिकल फिजिक्स। हाँ, जब वो किसी दूसरे बच्चे से खिलौने के लिए झगड़ता है और फिर दोस्ती कर लेता है तो वो सोशल स्किल सीख रहा है। अनुभव ही सबसे बड़ा सिलेबस है। चूंकि अनुभव भी सिखाता है, इसलिए क्लासरूम के बाहर की दुनिया भी एक निरंतर चलने वाला स्कूल है। तो इसका मतलब है कि फॉर्मल स्कूली शिक्षा सिर्फ उस बड़े से अनुभव का एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल। यहाँ से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है जो हमें हमारे तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। अगर हम मानते हैं कि असल में सीखना दुनिया के अनुभव से होता है तो हमारा क्लासरूम दुनिया जैसा क्यों नहीं दिखता? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? असली दुनिया में तो हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन स्कूलों में हम अक्सर बच्चों को उनके IQ या उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के आधार पर अलग अलग बांट देते हैं, जो कि बहुत ही गलत अप्रोच है। हाँ, हमारे सोर्सेज इस व्यवस्था को चुनौती देते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। नोट्स में इसका मतलब स्पष्ट लिखा है कि नॉर्मल और स्पेशल बच्चों को एक साथ पढ़ाना, जो कि पूरी तरह से समानता या इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या इंक्लूसिव एजुकेशन का सीधा मतलब इस अलग करने की नीति यानी सेग्रीगेशन को खत्म करना है? 100%। एग्जाम के नजरिए से देखें तो यहाँ इक्वालिटी कीवर्ड सबसे महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से अगर किसी बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी होती थी तो समाज उन्हें स्पेशल स्कूलों में भेज देता था। हाँ, उन्हें मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया जाता था। बिल्कुल। लेकिन समावेशी शिक्षा कहती है कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को अलग स्कूलों में भेजने के बजाय नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना ही समानता के अधिकार का असली इम्प्लीमेंटेशन है। मैं इस आइडिया का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर हम इसके प्रैक्टिकल साइड को देखें, मान लीजिए एक क्लास में 40 बच्चे हैं। कुछ बहुत तेजी से सीखते हैं और कुछ बच्चों को स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। अगर हम सबको एक ही क्लास में डाल देंगे तो क्या टीचर पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं आ जाएगा? ये चिंता बहुत स्वाभाविक है। और क्या इससे उन बच्चों का नुकसान नहीं होगा जो तेजी से सीख सकते हैं? देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब सिर्फ एक कमरे में सबको बिठा देना नहीं है। इसका मतलब है उस कमरे में ऐसे सपोर्ट सिस्टम बनाना जो हर बच्चे की जरूरत पूरी कर सकें। अच्छा। और जहां तक दूसरे बच्चों के नुकसान की बात है, रिसर्च बिल्कुल उल्टा दिखाती है। जब नॉर्मल बच्चे स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो उनके अंदर जो एम्पैथी और लीडरशिप विकसित होती है वो किसी किताब से नहीं सिखाई जा सकती। ये व्यवस्था बच्चों को समाज की वास्तविकता के लिए तैयार करती है। ओह, ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। मतलब एक नॉर्मल बच्चे को समाज की विविधता का अनुभव तभी मिलेगा जब उसका क्लासरूम डाइवर्स होगा। एग्जैक्टली। हाँ, ये लॉजिक पूरी तरह से सेंस बनाता है। लेकिन अब यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। क्या? हमने मान लिया कि बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण कर रहा है, कोई तेज सीख रहा है, कोई धीरे, लेकिन इस प्रगति को नापा कैसे जाए? ये जानना भी तो जरूरी है ना कि बच्चा सीख भी रहा है या नहीं। और यहीं पर मूल्यांकन या असेसमेंट का रोल आता है। हमारे सोर्सेज में असेसमेंट की 2 मुख्य श्रेणियों का जिक्र है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। हमारे नोट्स कहते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है सीखने के दौरान मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस चेकिंग, और समेटिव असेसमेंट का मतलब है अंत में परीक्षा यानी फाइनल इवैल्यूएशन। तो इसका असल में क्या मतलब है,
मैं इसे एक रोजमर्रा की एनालॉजी से समझने की कोशिश करती हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए अगर कोई शेफ सूप बना रहा है और बीच में नमक चेक करने के लिए उसे चखता है, तो क्या वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है? और जब मेहमान सूप पीकर अपना फाइनल फीडबैक देते हैं, तो क्या वो समेटिव असेसमेंट है? अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही परफेक्ट है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप सूप चख रहे हैं तो सूप अभी बन रहा है। हाँ, आपके पास मौका है कि अगर नमक कम है तो आप और डाल सकते हैं। फॉर्मेटिव का उद्देश्य सुधार करना है, क्योंकि ये दौरान या ड्यूरिंग होता है। सही। लेकिन जब मेहमानों ने सूप पी लिया तब आप उसमें कुछ नहीं बदल सकते। समेटिव का उद्देश्य परिणाम या फाइनल जजमेंट देना है, क्योंकि ये अंत में होता है। एग्जाम्स के लिए कंटिन्यूअस और फाइनल कीवर्ड्स पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। ये सच में बहुत क्लियर करता है। टीचर क्लास में पढ़ाते हुए बीच बीच में जो सवाल पूछता है, उसका मकसद बच्चों को फेल करना नहीं, बल्कि कमियों को पकड़कर उन्हें ठीक करना होता है। एकदम सही। लेकिन सूप वाली बात से मुझे एक और सवाल आ रहा है दिमाग में। हम बच्चे के दिमाग में साइंस के फैक्ट्स तो नाप सकते हैं, लेकिन एक पूर्ण इंसान बनने के लिए सिर्फ फैक्ट्स काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। नैतिकता या मॉरल्स का विकास भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर हमारे सोर्सेज का आखिरी कॉन्सेप्ट आता है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे नोट्स बताते हैं कि कोहलबर्ग ने नैतिकता के विकास को 3 स्तरों में बांटा है। मैं एक कॉन्सेप्ट मैप की तरह रखती हूँ। पहला है प्री कन्वेंशनल, दूसरा कन्वेंशनल और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल। तो एग्जाम रिवीजन के नजरिए से इसे दिमाग में सेट करने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, कोहलबर्ग का सिद्धांत ये साबित करता है कि नैतिकता कोई जन्मजात चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उम्र और समझ के साथ एक स्ट्रक्चर तरीके से विकसित होती है। एग्जाम कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ इन 3 स्टेजेस का क्रम याद रखना सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे? मैं एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ जो कोहलबर्ग ने खुद इस्तेमाल की थी। हिंज डिलेमा। मैंने सुना है इसके बारे में। एक आदमी है हिंज, जिसकी पत्नी मरने वाली है। एक दवा है जो उसे बचा सकती है, लेकिन केमिस्ट बहुत पैसे मांग रहा है जो हेंज के पास नहीं है। हाँ। अंत में हेंज अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए एक दवा है जो उसे बचा सकती है। अब कोहलबर्ग ने लेकिन केमिस्ट बहुत पैसे मांग रहा है जो हेंज के पास नहीं है। बच्चों ने क्या कहा? हाँ। जवाब हाँ या ना से ज्यादा उसके पीछे के कारणों चोरी कर लेता है। अब कोहलबर्ग ने बच्चों से पूछा कि क्या हेंज ने सही किया? तो बच्चों ने क्या कहा? जवाब हाँ या ना से ज्यादा उसके पीछे के कारणों पर निर्भर था। और यहीं से ये 3 स्टेजेस बनती हैं। पहली है प्री कन्वेंशनल, यानी पूर्व पारंपरिक। छोटे बच्चे समाज के नियम नहीं समझते। उनके लिए सही गलत सिर्फ सजा या इनाम पर टिका होता है। वो कहेंगे चोरी मत करो क्योंकि पुलिस पकड़ेगी। मतलब सिर्फ सजा का डर। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा स्तर, कन्वेंशनल यानी पारंपरिक। यहां बच्चा समाज के नियमों को ही सब कुछ मानता है। अच्छा, तो वो कहेगा कि चोरी गलत है क्योंकि ये समाज के नियमों के खिलाफ है। एग्जैक्टली। और अंत में आता है पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर पारंपरिक। ये वो स्तर है जहां इंसान ये समझ जाता है कि नियम समाज की भलाई के लिए है, लेकिन अगर किसी की जान बचानी है तो नियम तोड़ा जा सकता है। मतलब यूनिवर्सल एथिक्स। हाँ, यहां इंसान इंसानियत को नियमों से ऊपर रखता है।